साथियों नमस्कार। आज आपको निगमन विधि के बारे में जानकारी दूंगा। शिक्षण विधियों में निगमन विधि का क्या महत्व। तो साथियों सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो निगमन विधि है वो व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निगमन और आगमन दोनों इकट्ठी अगर एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर दोनों अगर आगमन और निगमन इकट्ठी आती है तो क्या है, इकट्ठे रूप में जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, और अगर अलग अलग आती है तो एक ऑप्शन आएगा। निगमन विधि के अंदर क्या है कि यह विधि है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। जैसे आपने आगमन विधि के बारे में पढ़ा कि यह आगमन विधि की विपरीत विधि है। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं, और निगमन विधि में क्या है, सबसे पहले परिभाषा या नियम बताए जाते हैं। जैसे हमें संज्ञा का ज्ञान करना है तो आगमन विधि में तो हम उदाहरण बताएंगे संज्ञा के, और निगमन विधि में क्या है, सबसे पहले बालकों को क्या है, परिभाषा ही बता देंगे कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर सब जो काम आते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। परिभाषा बता दी हमने। तो इसमें देखें कि सबसे पहले परिभाषा या नियम बता दिए जाते हैं। ओके, इसके बाद इसके जो चरण होते हैं निगमन विधि के, ये चरण इस प्रकार, ये 4 चरण होते हैं। परिभाषा होती है, सबसे पहले परिभाषा मतलब सिद्धांत का ज्ञान। सिद्धांत बच्चों को पहले बता दिए जाते हैं कि ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये परिभाषा है संज्ञा की। उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, सिद्धांत का प्रयोग उदाहरणों द्वारा। उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं बालक, परीक्षण करके उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उन परिभाषा से उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में परीक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं अन्य उदाहरणों के साथ। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया प्रोसेस है जो निगमन विधि की। अब इसकी जो विशेषता है वो देखते हैं कि ज्ञान में तीव्रता। अब क्या है कि अगर बच्चों को सबसे पहले परिभाषा का ज्ञान करवा दिया संज्ञा का, तो क्या बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये इस परिभाषा के अंदर इस प्रकार से संज्ञा होती है। तो ज्ञान में तीव्रता होती है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अगर उदाहरणों द्वारा कोई चीज़ अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं तो वो क्या छोटे बालकों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, और यहाँ पे क्या निगमन विधि की बात चल रही है तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें नियमों द्वारा, परिभाषा द्वारा बालकों को अध्ययन करवाते हैं। इस प्रणाली के 2 जो अन्य रूप है, मतलब इसके 2 दूसरे उपनाम भी कहे जाते हैं। सूत्र प्रणाली होती है एक तो, और एक पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी इसे कहते हैं। नवीन समस्याओं का अध्ययन, नवीन समस्याएं जो होती है उनका अध्ययन बालक इसमें करते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध तरीके से भी जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जाना जाता है। समय और श्रम कम लगता है इसमें, क्योंकि इसमें गति सीखने की अधिक होती है। अब जो मैंने आपको आगमन विधि के अंदर जो ट्रिक बताई थी, बिल्कुल उसी को उल्टा कर दो तो टोटल जो इसके जो एक्शन है वो सभी आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे नियम से उदाहरण की ओर चलती है विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इस प्रकार ये जो चरण है इस विधि के, मेरा जो वीडियो आगमन विधि का वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें इसकी एक ट्रिक बताई गई है। उसकी बिल्कुल उल्टी जो ट्रिक होगी वो निगमन विधि के इस प्रोसेस प्रक्रिया में काम करेगी। तो यह विधि जो अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। अब इसके जो निगमन विधि के जो दोष है उनके बारे में हम जानेंगे कि ये मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आगमन निगमन विधि दोनों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा कि आगमन विधि में मानसिक शक्ति का विकास होता है और निगमन विधि में मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। अब मानसिक शक्ति आपको मैंने बताया कि जो जैसे अपने बालक चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, सामान्यकरण करते हैं, ये मानसिक शक्ति के विकास में आती है प्रक्रियाएं। तो अब क्या है कि जो निगमन विधि के अंदर क्या है, सबसे पहले परिभाषा ही बता दी जाती है बालकों को, तो बालक क्या चिंतन करेंगे,
ना तो चिंतन करेंगे ना तर्क करेंगे, उनको सिद्धांत ही हमने पहले बता दिया। और आगमन विधि में सिद्धांत पहले नहीं बताया जाता है, इसलिए आगमन विधि में मानसिक शक्ति का विकास होता है और निगमन विधि में मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। इसके बाद देखते हैं रटने की आदत पड़ती है इसमें, क्योंकि परिभाषा बता दिया हमने, याद कर ली परिभाषा, इसके अंदर ये आएगा और इसके यही उदाहरण होंगे। तो ये रटने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है निगमन विधि में। और प्राप्त ज्ञान है वो अस्थायी होता है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से जो नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, तो इनसे ज्ञान है जो अस्थायी रूप से बालक ग्रहण करते हैं। और अमनोवैज्ञानिक विधि भी है, ये मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित नहीं है। ये विधि आगमन विधि है, वो मनोवैज्ञानिक विधि है। धन्यवाद साथियों, जल्दी आगामी शिक्षण विधि लेकर हाजिर रहूँगा। नमस्कार।